दोस्तों स्टडी 91 के वीकली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पूरे एक हफ्ते के करंट अफेयर के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो याद रखिए 13 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल के बीच में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज उन सभी क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बात और याद रखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी विषय को डिटेल से और चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो बेशक आपको हर विषय में अच्छी तैयारी करने का मौका मिल पाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जो कथन सत्य है आपको उसके बारे में बताना है। पहला दे रहा है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में चीन प्रथम स्थान पर था। कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? चीन प्रथम स्थान पर था। दूसरा दे रहा है, वर्ष 2019 में चीन ने पेटेंट हेतु 58,990 आवेदन किए थे। आपको याद नहीं करना यार, टेंशन मत रखो कि कितना आवेदन किसने किया था। हाँ, आपको इतना याद जरूर रखना है कि कौन सा देश पहले स्थान पर और कौन सा दूसरे स्थान पर। याद रखिए पहला नंबर है चीन का और दूसरा नंबर है अमेरिका यानी यूएसए का। एक आंकड़ा आप और याद रखिएगा जो बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है कि पिछले 20 वर्षों में चीन के आंकड़े में याद रखिए 200 गुना की वृद्धि हुई है। मैं परसेंटेज की नहीं, मैं बता रहा हूं 200 गुना। देखिए ध्यान दीजिएगा, 200% बोलता यानी 200% का मतलब होता है 2 गुना। मैं यहां पर 200 गुना की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पिछले 20 वर्षों के दौरान चीन के आंकड़ों में 200 गुना की वृद्धि दर्ज की गई। इसको आप याद रखिएगा। पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान अमेरिका का है। इस वजह से पहला और दूसरा कथन दोनों यहां पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा वही बातें लिखी हुई जो अभी आपको बताया गया। हाँ, आप अलग से चीज़ों को याद रख सकते हैं कि ये जो विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक है इसमें किया क्या जाता है। तो याद रखिए सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच है और यह संगठन 191 सदस्य देशों के साथ यूएन की एक स्ववित्त पोषित एजेंसी है जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है, लिख रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कौन से ऑनलाइन अभियान की शुरुआत किया। तो जो हमारा एचआरडी डिपार्टमेंट है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसने क्या किया है, एक नया ऑनलाइन अभियान की शुरुआत किया है। उस अभियान का नाम आपको बताना है। तो याद रखिए दोस्तों, उसका नाम है भारत पढ़े ऑनलाइन, ठीक है। आप जान रहे होंगे कि इस लॉकडाउन के पीरियड में सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद है, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हर तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, ठीक है। ऐसे में जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? तो याद रखिए ऑनलाइन। और आप ऑनलाइन में स्टडी 91 चैनल से वाकिफ होंगे जिसमें आपको सभी विषय को डिटेल से पढ़ने का मौका मिलता है। तो याद रखिएगा हमारे एक बात और याद रखिए, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने इस अभियान की शुरुआत किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ब्लड प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस मरीज के इलाज के लिए क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति ICMR ने किस राज्य में स्थित संस्थान SCTIMST को दिया। तो दोस्तों ये जो SCTIMST है इसका पूरा नाम है श्री चित्र तृणमूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, और कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम कहाँ पड़ता है दोस्तों? केरल में पड़ता है। आपको याद होगा ना, त्रिवेंद्रम कहाँ पर है? केरल में। तो याद रखिए केरल में ब्लड प्लाज्मा थेरेपी से जो है काम होगा वहाँ पर। अब आपके सामने एक नया प्रश्न बनता है कि ब्लड प्लाज्मा थेरेपी है क्या चीज़, ठीक है। तो याद रखिए आपको पता होगा कि कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। लगभग सभी देश कोरोना की वैक्सीन को लेकर के काफ़ी काम धाम कर रहे हैं, बट ऐसे में जो भी मैक्सिमम हमारे पास रास्ता बन पाता है वो हम बना रहे हैं। तो ये जो ब्लड प्लाज्मा थेरेपी है, याद रखिए क्या है, इस थेरेपी में उन लोगों के खून का इस्तेमाल किया जाता है जिनका इलाज के बाद उनको रेस्ट मिल गया है, वो आराम हो गए हैं, उनको ठीक है, वो ठीक हो गया और उनको घर छोड़ दिया गया, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोरोना के पेशेंट जो है जिनको रिलीफ हो गया और वो उनको घर छोड़ दिया गया, ठीक है। तो आखिर उनके अंदर ऐसा क्या था जिसके वजह से उन पर कोरोना का असर नहीं हुआ। तो उनके ब्लड को लेकर के, ठीक है, उस पर जो है काम किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि उनके ब्लड के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी ज़्यादा है, ताकि उसका स्टडी करके लोगों के अंदर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो काफ़ी अंदर की बात है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत किया है। और सामने आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की इमेज, जिससे आपको पता चल गया होगा ये कि मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की। दिल्ली ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका नाम है ऑपरेशन शील्ड। क्या नाम है? ऑपरेशन
हाइड्रेशन शील्ड। यहाँ पे जो एस है इसका अपना मीनिंग है, एच का अपना मीनिंग है, आई का अपना मीनिंग है, ठीक है। एस माने क्या है दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि सीलिंग ऑफ एरिया, ठीक है। एस माने सीलिंग ऑफ एरिया, एच माने होम क्वारंटाइन, इसी तरह से अलग अलग जो है मीनिंग है। देखिए यहाँ पर दे रहा है, ठीक है, सीलिंग ऑफ एरिया, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, ठीक है, एसेंशियल सर्विस ऑफ इंश्योर्ड और लोकल सैनिटाइजेशन और डोर टू डोर सर्वे, ये सील्ड योजना है। इसके अलावा दोस्तों एक 5T योजना भी अभी आई थी, ठीक है, उसको भी आप याद रखेगा, वो भी अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ही चलाया गया है, दोनों को ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं दरबार मूव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पीएससी एग्जाम के लिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न कंफर्म है, 100% की गारंटी देता हूं कि प्रश्न आएगा ही आएगा। दरबार मूव है क्या, ध्यान से सुनिएगा। लिख रहा है दरबार मूव व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रहा है, यह जम्मू कश्मीर में लगभग 148 वर्ष पहले शुरू हुई राजधानी हस्तांतरण की प्रक्रिया है। मतलब राजधानी जो है, आपको पता होगा जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो हर 6 महीने पे शिफ्ट की जाती है, पता है कि नहीं आपको, तो याद रखिएगा। तो ये जो शिफ्टिंग होता है, इस शिफ्टिंग के दौरान काफ़ी खर्चे भी होते हैं। अभी तो पहली बार मैंने आंकड़ा देखा, इसके पहले भी होता रहा है, बट इस तरह से आंकड़ा मैंने कभी नहीं देखा। 600 करोड़ रुपए खर्च होते हैं शिफ्ट करने में हर साल, ठीक है, तो याद रखिए। कह रहा इसकी शुरुआत तो वर्ष 1872 में डोगरा शासक महाराजा थे रणवीर सिंह, उनके समय में हुआ था। कह रहा बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से ये ऐसा किया गया था। कह रहा ऐसा दूसरी बार है जब इसका वास्तविक हस्तांतरण जो है रोक दिया गया है। पहली बात याद रखिए, दूसरी बार नहीं है, ये अपने आप में पहली बार है। आप देख रहे हैं कि 148 साल पहले से स्टार्ट हुआ, तो पहली बार ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2 कथन सही है, यानी ए और बी सही है, सी वाला जो है वो गलत हो जाएगा। ऐसा हुआ क्यों, तो याद रखिए रोका क्यों गया, तो कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में जो सिविल सचिवालय है वो अपने स्थान पर कार्यशील रहेगा। दरबार मूव के तहत यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दरबार मूव, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस देश की खराब अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए हाल ही में कौन सी प्रक्रिया की चर्चा रही। दोस्तों एक प्रक्रिया है हेलीकॉप्टर मनी, इस पर मैंने एक प्रीलिम्स के लिए एक वीडियो भी बनाया था, हेलीकॉप्टर मनी। इसमें ऐसा नहीं होता है कि हेलीकॉप्टर से पैसे लुटाए जाते हैं, हाँ इतना जरूर है कि हर व्यक्ति, देश में रहने वाले हर व्यक्ति के खाते में सरकार की तरफ से कुछ एडिशनल मनी जमा कर दी जाती है, ताकि व्यक्ति के पास पैसे आएंगे तो व्यक्ति डिमांड करेगा, और ऐसे में मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ने से जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी का शिकार नहीं हो पाएगी, और वो जो है फिर से एक बार रूटीन में आ जाएगी। इसीलिए ऐसा हुआ था। आगे देखिए, वर्तमान समय में भारत में कच्चे तेल को समर्पित पेट्रोलियम भंडार के रूप में रखा जाता है। कच्चे तेल को कहाँ कहाँ पर रखा जाता है, याद रखिए। अच्छा एक चीज़ और आपको पता होगा दोस्तों, अगर मैं कच्चे तेल में खपत की बात करूं तो आपको पता होगा भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है, खपत के मामले में तीसरा स्थान है। और अभी कोरोना वायरस की वजह से जो मंदी आने वाली है, अभी दिख नहीं रही मंदी, क्योंकि अभी सारे देश कोरोना से निपटने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं, और मंदी आनी तय है, क्योंकि WHO ने भी वो अपना जो है दिशा निर्देश दे दिया है। बाकी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है मैक्सिमम के द्वारा रिपोर्ट आ गया है कि नहीं मंदी तो आना ही आना है। तो ऐसे में भारत पहले से व्यवस्था कर रहा है कि जो हमारे कच्चे तेल का स्टॉक है वो मेंटेन रहे। और ये कच्चे तेल का स्टॉक कहाँ कहाँ रहता है, तो याद रखें हमारे पास विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में है, पादुर कर्नाटक में, और मंगलोर कर्नाटक में है, ठीक है। एक मिनट, हाँ इसको याद रखिएगा। लेकिन एक चीज़ और बताइए, यहाँ पर पूछ रहा है कि कहाँ पर रखा जाता है, ठीक है, कहाँ पर रखा जाता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, इन तीनों जगह पर रखा जाता है। इसको आप जो है याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बताइए, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। पादुर कर्नाटक नहीं, मेरे हिसाब से दोस्तों विशाखापट्टनम होगा, विशाखापट्टनम ही होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, देखिए मुझे डाउट है, आपको डाउट ना होने पाए इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए सही उत्तर होगा यहाँ पर विशाखापट्टनम, ठीक है। याद रखिएगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक का पादुर और मंगलौर में, तीनों जगह पर रखा जाता है। तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। थोड़ा डाउट था, इस वजह से मैं कन्फ्यूजन में था, ठीक है। आप मत कन्फ्यूज हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की आभासी बैठक जो है आयोजित की गई। आपको पता होगा दोस्तों G20 का जो अभी समिट चल रहा था, ये कहाँ पर हो रहा था, सऊदी अरबिया में हो रहा था, ठीक है। अभी कल हम लोगों ने अपना एक वीडियो देखा, उसमें मैंने आपको बताया कि जो ऊर्जा मंत्रियों की बैठक है वो भी कहाँ हुई है, सऊदी अरबिया में हुई है। बाकी वित्त मंत्रियों की बैठक और गवर्नरों की बैठक वो भी यहीं पर हुआ है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सऊदी अरबिया आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये वर्चुअल बैठक थी, वर्चुअल बैठक मतलब कोई वहाँ पर हिस्सा लेने गया नहीं था, सब लोग वर्चुअली जो है जुड़े हुए थे। हाल ही में पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता किस प्रसिद्ध गायिका का निधन हो गया है, दोस्तों याद रखिएगा 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। इनका नाम है शांति हीराचंद चावला। क्या नाम है, शांति हीराचंद चावला इनका नाम है, और इनको जो है पद्म श्री पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। और याद रखिएगा लखनऊ की जन्म लेने वाली थी, इनको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो
कह रहा 9 अप्रैल 2020 को फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। भारत है 108वें स्थान पर। किस नंबर पे भारत है? 108वें स्थान पर भारत है, ठीक है। पहले स्थान पर याद रखिएगा बेल्जियम है, दूसरे पर फ्रांस है, तीसरे पर ब्राजील है। ब्राजील में यहाँ पर वर्तनी सुधार कर लीजिए, ब्राजील गलत लिखा हुआ। ब्राजील में जो ज के ऊपर मात्रा होता है वो बड़ी की मात्रा होता है, ठीक है। ये वर्तनी सुधार हो गया। हिंदी भी पढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने घोषित किया कि टीबी परीक्षण मशीन, जिसको नाम दिया गया है ट्रू नेट का, उसका उपयोग करके कोविड-19 स्क्रीनिंग परीक्षणों के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ऐसा कहा किसने? दोस्तों यह दिशा निर्देश जारी किया है किसने? ध्यान दीजिएगा, आईसीएमआर ने जारी किया। ये आईसीएमआर क्या है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने यह बोला है कि जो ट्रूनेट है उसके माध्यम से भी इसकी टेस्टिंग की जा सकती है। एक बात और याद रखेगा, 2025 तक भारत टीबी मुक्त का कार्यक्रम जो है चला रहा है। अच्छा, इसमें बताना है कि कोरोना वायरस के संदर्भ में कौन सा सत्य है। पहला लिख रहा है कोरोना वायरस ब्राजील के अमेजन जंगल तक पहुंच गया। आपको पता है दोस्तों, ये जो अमेजन जंगल है, अमेजन का जो वन है, इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत बड़े मात्रा में जो है पेड़ पौधे हैं और बहुत बड़ा ये जंगल है, ठीक है। इस वजह से ऐसा कहा जाता है। लिख रहा है कि कोरोना वायरस जो है ये अमेजन के जंगल तक पहुंच गया है। लिख रहा हाल ही में कोविड-19 से ब्राजील की यानोमामी जनजाति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। यानोमामी जनजाति के एक मामी है, यानोमामी जनजाति के एक 15 वर्षीय लड़के की मौत हो गई है, जिसमें पता चला है कि कोविड-19 के संक्रमण से उसकी मृत्यु हुई है। तो याद रखिए यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अब वहाँ पर हाहाकार इस बात के लिए मच गया है कि अगर इस जनजाति में यह कोरोना वायरस फैलता है तो बहुत ज़्यादा संकट हो जाएगा, क्योंकि इस जाति के लोग जो है होम क्वारंटाइन होकर नहीं रह सकते, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये जनजाति ऐसी है कि जो एक साथ ही रहती है और लगभग 8 लाख लोगों का निवास स्थान यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होगी, जिसको याद रखेगा। एक चीज़ और याद रखें दोस्तों, करंट अफेयर के मामले में हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर दिया जाता है सुबह के 5 बजे, फिर हर सप्ताह वीकली करंट अफेयर दिया जाता है, महीना समाप्त होने पर मंथली करंट अफेयर दिया जाता है। इसके अलावा टॉपिक वाइज करंट अफेयर और स्टेट वाइज करंट अफेयर भी आपको हमारी वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, एप्लीकेशन थोड़ा सा भी लेट है आने में, बट जल्दी ही आ जाएगा एप्लीकेशन। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। लिख रहा है क्रूड ऑयल प्राइस वार को खत्म करने के लिए ओपेक और किस देश की अगुवाई में अन्य तेल उत्पादक देशों के बीच तेल उत्पादन में कटौती का समझौता हुआ है। याद रखें दोस्तों, ये जो ओपेक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहा जाता है, फुल फॉर्म होता है इसका। 13 देश इसमें आते हैं, जैसे सऊदी अरबिया हो गया, ईरान इराक हो गया, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, जो आपके तेल कंट्री वाले देश हैं, ठीक है, उनको ओपेक कहा जाता है। और ये इनका समझौता जो हुआ दोस्तों, ये हुआ है रूस देश के साथ, ठीक है, कि अब ये प्राइस वार खत्म हो जाए, क्योंकि प्राइस वार की वजह से जो तेल की कीमत थी उसमें काफ़ी गिरावट आई थी, लगभग $20 तक जो है ये क्रूड ऑयल की जो है दाम नीचे चला गया था। ऐसे में एक बहुत बड़ा संकट आ जाता, तो ये चीज़ें हुई हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। वह दक्षिण भारतीय राज्य जहां पैंगियो भुजिया नामक एक भूमिगत मछली की खोज की गई, एक नई प्रजाति देखने को मिली है। आप इमेज में भी देख सकते हैं, आपको उस मछली का इमेज दिया हुआ है यहाँ पर। तो याद रखें, केरल आपका सही उत्तर हो जाएगा। केरल में इस तरह की एक अद्भुत मछली की खोज हुई है जो भूमिगत है, ठीक है, याद रखेगा। और पैंगियो भुजिया नाम की जो ई लोच की नई प्रजाति की मछली है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। तो ये इमेज आप देख रहे हैं दोस्तों, ये किसका इमेज है? ये क्रिस्टलिना जी हैं, ठीक है, ये आईएमएफ की प्रमुख हैं और इनके बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है रघुराम राजन जी को, ठीक है। ये काफ़ी गर्व की बात है कि किसी भारतीय व्यक्ति को इस ग्रुप में शामिल किया गया है। याद रखें, इस समूह में कुल 12 प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो अलग अलग चीज़ों में विशेषज्ञ हैं, ठीक है। उसमें रघुराम राजन जी को भी शामिल किया गया, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। करा आपदाएं एवं आपदाओं के कार्य निम्नलिखित में से किस का विषय? केंद्र का विषय है, राज्य का। जैसे आपने सूचियों का नाम सुना होगा ना, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये किसका विषय है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आपदा है ये केंद्र सूची का विषय होता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आया था, उसमें अभी जो है कुछ संशोधन किया गया है। किस लिए? तो याद रखिए, लिख रहा है कि ये जो लॉकडाउन की वजह से तमाम चीज़ें आई हैं, तो उसको लेकर के बहुत सारी सूचना इसके तहत जो है जारी की गई है। कह रहा किस देश ने चीन से भारत, फ्रांस और जर्मनी भेजे जा रहे मेडिकल किट और मास्क की खेप को अपने यहाँ डाइवर्ट करवा लिया है? याद रखें दोस्तों, ये चीन से अलग अलग देशों में निर्यात की जा रही थी, बट यूएसए ने इसको अपने देश में मंगा लिया है, ठीक है। एक तरफ ट्रम्प जी कहते हैं कि हमें जो है चीन से कोई लेना देना नहीं है, चीन से हम ये कर देंगे वो कर देंगे, दूरी बनाएंगे। दूसरी तरफ उसी देश के मास्क को और जो है सैनिटाइजर वगैरह को, जो भी चीज़ें हैं उसको
वो अपने देश मंगाकर क्या दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है। चलिए फिलहाल जो भी है आगे देखते हैं। अमेरिका ने भारत को किन 2 तरह की मिसाइलों की बिक्री के लिए मंजूरी दे दिया है, ठीक है। वो 2 मिसाइल कौन कौन सी हैं, तो याद रखें दोस्तों, एक मिसाइल का नाम है टारपीडो लाइट वेट है और एक हार्पून है, ठीक है। टारपीडो लाइट वेट और हार्पून, याद रखेगा दोस्तों। अभी तक अमेरिका ने इन मिसाइलों पर रोक लगा रखा था, भारत को सेल करने के लिए मनाही थी, बट अभी इसको मंजूरी मिल गई है, ठीक है। इसको याद रखेगा। और इसमें से जो टारपीडो है, शायद आप लोग नाम नहीं जानते होंगे, जो टारपीडो है, हल्के टारपीडो हैं, ये पनडुब्बी में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और जो टारपीडो की खासियत है, पानी के नीचे से इस मिसाइल की लॉन्चिंग की जा सकती है। सोच सकते हैं आप, मतलब पानी के अंदर से आप मिसाइल लॉन्च कर दोगे और कुछ टाइम बाद वो बाहर आएगी। और हार्पून जो है यह एक एंटी शिप मिसाइल है, और जो क्या करेगा कि अलग अलग जहाज़ों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, लाइट वेट टारपीडो और हार्पून दोनों को ध्यान दीजिएगा। अब इसकी सेलिंग के लिए हमको जो है मिल गया है परमिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर सभी विषय को डिटेल से पढ़ाया गया, तो आप जुड़िए हमारे चैनल से, बेशक आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए अलग अलग आपको मिलान करना है। इस तरह के मिलान करने वाले प्रश्न अभी तक तो नहीं आए परीक्षा में, लेकिन अब अलग अलग जो एजेंसी हैं उनके द्वारा सूचियां जारी कर दी गई हैं। जैसे आपने सुना होगा, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 1.5 से लगभग 2.8 तक भारत की ग्रोथ रेट रहेगी। वहीं IMF का मानना है कि ग्रोथ रेट जो है वो 1.9 तक रहेगा। मूडीज जो पहले 5% तक बोला था, उसने घटा करके ग्रोथ रेट को 2.5% लेकर चला गया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो 4% तक भारत का ग्रोथ रेट मानती है। तो इन चारों को याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? याद रखें दोस्तों, इसकी मेजबानी करने का अथॉरिटी जो मिला वो मिला भारत को, ठीक है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, भारत जो है मेजबानी करने जा रहा है। हाल ही में किस देश ने WHO की फंडिंग को रोक दिया है? आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में यह जो है न्यूज़, एक चौंकाने वाली न्यूज़ थी, और इस पर जो है बहुत सारे देश के लोगों ने अपना जो है प्रतिक्रिया भी व्यक्त किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। WHO की जो फंडिंग थी, अभी तक सबसे ज़्यादा पैसे WHO को कौन दे रहा था? अमेरिका ही दे रहा था। लगभग 300, 400, 500 मिलियन डॉलर तक जो है इसको दिया जा रहा था, ठीक है, अमेरिका की तरफ से। और वहीं चीन का योगदान जो है इसके 10% के लगभग था, तो उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है, ICMR ने किस राज्य को कोविड-19 का पूल टेस्टिंग शुरू करने की अनुमति दे दिया? देखिए, आपके मन में एक चीज़ और होगा, ये पूल टेस्टिंग है क्या? पहली बात तो याद रखें, ये पूल टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई है। और अभी क्या है, आप जान रहे हो कि हमारे देश में अभी किट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। ऐसे में किट कम होने की वजह से हम टेस्टिंग भी कम कर पा रहे हैं। और पूल टेस्टिंग क्या करता है कि 5-5 लोगों का सैंपल एक साथ उठाकर एक साथ टेस्ट किया जाता है कि उन 5 लोगों में चीज़ें सही या गलत है। अगर किसी में भी कोरोना पॉजिटिव होता है तो उन 5 के सैंपल को स्पेशल फोकस किया जाता है। इससे क्या होगा कि स्पीड में चेकअप हो पाएगा। जैसे अभी क्या है, एक ब्लड सैंपल बराबर 1 लोग होते हैं। बाद में क्या होगा, जैसे मान लो एक ब्लड सैंपल बराबर 1 लोग होते हैं, दिन भर में हम लोग मान लो 1000 टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो 1000 लोगों का डेटा ही हमारे पास आ पा रहा है। अगर हमने 5-5 लोगों का ब्लड सैंपल मिलाकर टेस्टिंग किया तो हमारे पास क्या होगा, 5000 लोग एक दिन में टेस्ट हो पाएगा। और उसमें से जितने लोग के सैंपलिंग में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, उनको जो है फिर से टेस्टिंग लेके पर्टिकुलर उतने लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो यही है जो आपका पूल टेस्टिंग है। पूल टेस्टिंग को लाया गया है उत्तर प्रदेश में, तो इसको आप याद रखिएगा। सबसे पहले इसको अंडमान निकोबार में लाया गया था, उसको भी ध्यान दीजिएगा। मात्र 19 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला विश्व का पहला मोबाइल एप्लीकेशन कौन है? यार एक बात तो तय, इंडिया जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है, जो चाहे वो कर सकता है। आप देख सकते हैं पूरे दुनिया में गूगल प्ले स्टोर से सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड मात्र 19 दिन में हुआ है। 50 मिलियन डाउनलोड हो गया। और इस ऐप का नाम क्या है? आरोग्य सेतु, ठीक है, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था कोरोना वायरस से बचाव के लिए। आगे देखिए, आसियान देशों का जो आभासी सम्मेलन हुआ, आभासी मतलब वर्चुअल समिट हुआ, क्योंकि अभी तो कोई किसी के देश में जाकर के इस समिट का हिस्सा तो बन नहीं सकता है। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं। और वियतनाम में इस आसियान का समिट हुआ, ठीक है, 2020 में आसियान का समिट कहाँ हुआ है? वियतनाम में हुआ। और G20 वाला कहाँ हुआ? सऊदी अरबिया में हुआ। दोनों को आप याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। G20 देशों के FMCBG यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर की दूसरी बैठक भारत से किसने नेतृत्व किया है? याद रखिए, वित्त मंत्री। अब जाहिर सी बात है, फाइनेंस मिनिस्टर की बैठक है, तो हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है, और इन्होंने ही जो है इसका अगुवाई किया है, नेतृत्व किया है। तो याद रखेगा, सही उत्तर निर्मला सीतारमण जी हो जाएंगी। कोरोना वायरस की वजह से यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हो गया। यह किस देश में आयोजित होने वाला था? जल्दी से बता दीजिए, किस देश में आयोजित होने वाला था? ये अभी तक आयोजित होने वाला था दोस्तों
कहाँ पर, चीन में। कहाँ पर होने वाला था, चीन में आयोजित होने वाला था, बट इसको जो है अब कैंसिल हो गया। चीन में फुजियान प्रांत में ये आयोजित होने वाला था, बट अब ये कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। ध्यान दीजिएगा, वीकली करंट अफेयर में अगर आप इतनी बातें याद रखते हैं तो बेशक आपको मंथली में और आपके एग्जाम में दोनों ही जगह पर आपको बड़ा हेल्प मिल पाएगा। बहुत जल्द 3 से 4 दिनों के अंदर हमारा एप्लीकेशन आ रहा है, बेशक आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप उसे यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू so much।